बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम लफ्ज ठग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में चालाक और मक्कार आदमी की तस्वीर उभरती है कि जो झांसा देकर कुछ कीमती सामान ठग लेता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 19वीं सदी के ठगों की, जिनसे अंग्रेजों का पाला पड़ा था और वो ठग इतने मामूली लोग नहीं थे। हिंदुस्तानी ठग सैकड़ों साल से लूट मार कर रहे थे। इनमें से एक ठग अमीर अली खान को जब अंग्रेज सरकार ने पकड़ा तो उसने अपनी कहानी कुछ यूं सुनाई। अमीर अली खान जैसे और भी सैकड़ों ठग सरदार थे और उनकी सरपरस्ती में ठगी का धंधा खूब चल रहा था। अमीर अली खान से जब अंग्रेज पुलिस अफसर ने पूछा कि तुमने कितने लोगों को कत्ल किया है, तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओ साहब, मैं तो पकड़ा गया। आप लोगों ने 719 पर ही रोक दिया है, नहीं तो मैं 1000 पार कर लेता। उस जमाने में ठगी का ये आलम था कि अंग्रेजों को इन ठगों से निपटने के लिए अलग से एक महकमा बनाना पड़ा था, जिसे बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का नाम दिया गया। ठग बहुत खुफिया तरीके से काम करते थे। ये आम लोगों में ऐसे खुल मिलकर काम करते थे कि कोई पहचान ही नहीं सकता था। 1837 तक अंग्रेज सरकार ने 1059 ठगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 412 को फांसी दे दी गई और 87 ठगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ठगों के बाकी दुनिया से हटकर अपने ही रस्मो रवाज, रवायात और उसूल होते थे, जिनका वो मजहब की तरह बहुत एहतराम करते थे। ठगों की अपनी एक अलग खुफिया जुबान भी थी, जिसमें वो आपस में बात करते थे। उस जुबान को रोमासी कहा जाता था। ठगों के गिरोह में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। ठगी की शुरुआत कैसे हुई ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ऊंचे रुतबे वाले शेख से लेकर खाना बदोश तक और हर जात के हिंदू इसमें शामिल थे। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ठग शुभ मुहूर्त देखकर पूजा पाठ करके अपने काम पर निकलते थे, जिसे जुताई पर जाना कहा जाता था। ठगी का सीजन दुर्गा पूजा से लेकर होली के दरमियान होता था। तेज गर्मी होती थी और बारिशों की वजह से रास्तों पर मुसाफिर भी कम ही मिलते थे और इन ठगों का काम मुश्किल हो जाता था। अलग अलग गिरोह अपने अकीदे के हिसाब से मंदिरों, मस्जिदों में जाते और इबादत करके अपने काम पर निकलते थे। ज्यादातर ठग गिरोह काली माता की पूजा करते थे। ठग हर कदम से पहले शगुन और अपशगुन का बड़ा ख्याल रखते थे। उल्लू के बोलने, कौवे के उड़ने, मोर के चिल्लाने, लोमड़ी के दिखाई देने जैसी हर चीज का वो अपने हिसाब से मतलब निकालते थे। जताई पर जाने से 7 दिन पहले यानी ठगी पर जाने से पहले इनका साता शुरू हो जाता था और इस सारे टाइम में ठगों के खानदान खाने पीने, सोने जागने और नहाने के हर मामले में कड़े असूलों का ख्याल करते थे। साता के दौरान बाहर के लोगों से मेल जोल, किसी और को बुलाना या उसके घर जाना नहीं होता था। इस दौरान कोई किसी किस्म की खैरात भी नहीं की जाती थी। यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवरों को भी खाना नहीं दिया जाता था। जताई से फारग होकर यानी ठगी से फारग होकर लौटने के बाद पूजा पाठ और खैरात जैसे काम शुरू हो जाते थे। ठगों का इस बात पर यकीन था कि काम से निकलने से पहले पूरी तरह से तैयार होना बहुत जरूरी होता था। ठगों में से किसी के घर में कोई पैदाइश या मौत होने पर 10 दिनों के लिए काम रोक दिया जाता था। पालतू जानवरों की मौत होने पर 3 दिन के लिए और इसी तरह पैदाइश होने पर 7 दिन के लिए पूरा गिरोह ही काम पर नहीं जाता था। ठगों का ईमान था कि अगर वो असूलों का एहतराम करते हुए अपना काम करेंगे तो देवी मां उन पर मेहरबान रहेगी। उनका पहला असूल ये था कि वारदात के दौरान जिस किसी का भी कत्ल किया जाएगा उसके खून की एक भी बूंद नहीं बहनी चाहिए। दूसरा असूल ये था कि किसी खातून या बच्चे को किसी हाल में नहीं मारा जाएगा। तीसरा असूल ये था कि जब तक माल मिलने की उम्मीद न हो, कत्ल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ठग अपने काम को हमेशा ठीक समझते थे। वो मानते ही नहीं थे कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ दूसरे पेशों की तरह ही इसे एक पेशा समझते थे। ठग जब लोगों को लूटने के लिए निकलते थे तो इन ठगों का गिरोह 20 से 50 लोगों तक होता था। वो आमतौर पर
3 ग्रुप्स में चलते थे, एक ग्रुप पीछे, एक दरमियान में और एक ग्रुप सबसे आगे होता था। इन तीनों ग्रुप्स के दरमियान तालमेल के लिए एक टोली में से 1-2 लोग थे जो एक कड़ी का काम करते थे, यानी वो 1-2 लोग सब ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ राबता रखते थे। ज्यादातर ठग कई जुबानें जानते थे, गाना बजाना जानते थे, भजन, कीर्तन, नाथ, कव्वाली और हिंदू मुस्लिम दोनों मज़ाहिब के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ थे। ठग जरूरत के मुताबिक यात्री, बाराती, मजार के जायरीन या नकली जनाजा निकालने वाले बन जाते थे। एक रास्ते में वो कई बार अपना रूप बदल लेते थे। जाहिर है वो भेष बदलने में भी खासे माहिर थे। वो बहुत इत्मीनान से अपना काम करते थे, अपने शिकार को जरा सी भी भनक नहीं लगने देते थे। कई बार तो लोग ठगों के डर से ही असली ठगों को शरीफ समझकर उनकी गिरफ्त में आ जाते थे। ठगों के सरदार आम तौर पर पढ़े लिखे, इज्जतदार आदमी की तरह दिखाई देने वाले लोग होते थे और बाकी उनके कारिंदे आम लोगों की तरह होते थे। ठग जरूरत के मुताबिक भेष बदल बदल कर लोगों से मिलते थे। कभी किसी नवाब के सिपा सालार की तरह मिलते थे, कभी मौलवी तो कभी यात्री का रूप धार कर अपना काम निकालते थे। ठगों का एक पूरा नेटवर्क होता था। कई छोटे बड़े जमींदार और नवाब भी ठगों से नजराने वसूल करते थे और मुश्किल वक्त में उन्हें पनाह भी देते थे, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक नहीं लगने देते थे। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आहिस्ता आहिस्ता वादा माफ गवाह इकट्ठे कर करके ठगों के कई गैंग्स तो खत्म कर दिए, लेकिन अगर हम आज भी देखें तो यही ठग्स आजकल भी पाए जाते हैं। ठगी का यह सिलसिला आज भी जारी है, लेकिन उसका रंग रूप बदल गया है और उसका फेस बदल गया है और जो वो शुरू से बदलते आ रहे हैं।